चैप्टर्स 149, 150, 151, 152। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 149। भेड़ियों का झुंड गांव पर हमला करता है। याओले अपनी नजरों से जोंग जाओ मन और बाकी लोगों को दरवाजे तक छोड़कर आए जब तक वो उसकी नजरों से दूर नहीं हो गए। लेकिन ये जुदाई बहुत ही कम वक्त के लिए थी। बस 15 मिनट बाद ही जोंग जाओ मन और बाकी लोग बैम्बू बिल्डिंग में वापस लौट आए। अपनी तो किस्मत ही खराब है, भेड़ियों की लहर आ गई है, जोंग जाओ मन ने एक फीकी हंसी के साथ समझाया। बैम्बू बिल्डिंग में मौजूद गू मास्टर्स ने जब ये सुना तो उनके चेहरों पर टेंशन साफ दिखने लगी। जोंग जाओ मन के ग्रुप में इतने सारे लोग फिर भी उन्हें गांव वापस लौटना पड़ा। इससे साफ पता चलता था कि ये भेड़ियों की लहर कितनी खतरनाक थी। सब लोग तैयार हो जाओ, लाइटनिंग वुल्व्स का झुंड गांव पर हमला करने ही वाला है, जोंग जाओ मन ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे गांव में खतरे के सायरन गूंजने लगे। एक पाल के लिए पूरा गांव शांत हो गया, फिर अगले ही पाल हर तरफ शोर मच गया। यह अलार्म, कोई बहुत बड़ा भेड़ियों का झुंड गांव पर हमला कर रहा है। जल्दी जल्दी अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को यहां बुलाओ, एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। 70 की, अभी तो वापस आया था, सोचा था एक अच्छी नींद लूंगा। गू मास्टर्स बड़बड़ा रहे थे जबकि कुछ के चेहरे एकदम ठंडे पड़ गए थे। फौरन ही बैम्बू बिल्डिंग और सड़कों पर गू मास्टर्स को तेजी से चलते हुए देखा जा सकता था, जो गांव के चारों दरवाजों और बाहरी दीवारों की तरफ इकट्ठा हो रहे थे। गांव की बाहरी दीवारों के अंदर की तरफ हर थोड़ी दूरी पर एक बड़ी लकड़ी की सीधी लगी हुई थी ताकि गू मास्टर्स ऊपर चढ़ सकें। और जो कई सारे डिफेंसिव टावर्स वो बाहरी दीवारों से भी ऊंचे बनाए गए थे, जैसे गांव के हिम्मती और बहादुर रक्षक हों। फैंग युआन भी भीड़ में शामिल था और बाहरी दीवार के नीचे पहुंच गया। एक गू मास्टर लकड़ी की सीधी पर चढ़ रहा था और जैसे ही वो ऊपर जाने वाला था, फैंग युआन ने यूज नीचे खींच लिया और खुद ऊपर चढ़ गया। कौन बदतमीज है, वो गू मास्टर गाली देने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वो फैंग युआन है तो फौरन चुप हो गया। फैंग युआन लकड़ी की सीधी पर चढ़ा, फिर उसने व्हाइट जेड गू को एक्टिवेट किया और आगे के फ्रंट लाइंस पर झांका। गांव के ठीक बाहर हर तरफ लाइटनिंग वुल्व्स घूम रहे थे, हजारों की तादाद में। एक नजर में भेड़ियों की आंखों की अनंत हरी चमक दिख रही थी, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाते। ये सारे भेड़िए भूखे और कुछ तो इतने भूखे थे कि उनके शरीर भी सिकुड़ गए थे। लाइटनिंग वुल्व्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो एक चलती फिरती तबाही बन चुके थे। आसपास के जंगली जानवर या तो भगा दिए गए या खा लिए गए थे, और भेड़ियों के झुंडों के लिए उन्हें खाना कम से कम मिल रहा था। उनके लिए इंसानों से भरा हुआ गांव एक जानलेवा अट्रैक्शन था। भेड़िए जंगलेपन से भरे होते हैं और एक भूखा भेड़िया और भी ज्यादा डरावना, खतरनाक और पागल होता है। एक पेट भरा लाइटनिंग वुल्फ गांव पर हमला नहीं करेगा। इन नॉर्मल लाइटनिंग वुल्व्स के अलावा वहां बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ भी थे। भेड़ियों के झुंड में घुले मिले होने के बावजूद बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ को पहचानना आसान था। उनके शरीर एक बछड़े जितने बड़े थे, कम से कम 30 थे। बहुत से लोगों ने यह देखकर एक गहरी सांस खींची। ये दूसरी बार था जब गू यू गांव पर इस साल भेड़ियों ने हमला किया था, लेकिन इस बार उनकी संख्या पिछली बार से लगभग दुगनी या उससे भी ज्यादा थी। ये सभी बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स अपनी पूरी सेहत में थे, सांडों की तरह ताकतवर। हो सकता है आम लाइटनिंग वुल्व्स को खाना ना माइल, लेकिन इन 100 जानवरों के राजाओं को भरपूर पोषण जरूर मिलता था। रिसोर्सेज नेचुरली सबसे पहले ऊपर वालों को दिए जाते हैं, नीचे के रैंक वालों के फायदे छीन लिए जाते हैं, उनकी कुर्बानी देकर ऊपर के रैंक्स को दे दिए जाते हैं। चाहे इंसानी समाज हो या जंगली जानवरों के ग्रुप, ये हर जगह ऐसे ही काम करता है। असली खतरा ये बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स नहीं है। फैंग युआन की निगाहें घूमी, वो लगातार ढूंढता रहा और जल्द ही उसने भेड़ियों के झुंड के पीछे पेड़ों के साए में छिपे 3 बड़े भेड़ियों के साए देखे। 1000 जानवरों का राजा, फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ। हर फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ एक हाथी जितना बड़ा था। जब फैंग युआन ने ये देखा तो उसकी उनकी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन फौरन वापस नॉर्मल हो गई। उसने देखना जारी रखा और उस बस हर दिशा से और भी बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स आते हुए दिखे। फैंग युआन को लाइटनिंग क्राउन वुल्फ नहीं दिखा। फैंग युआन ने आहिस्ता से राहत की सांस ली, क्योंकि लाइटनिंग क्राउन वुल्फ के बिना गांव अपेक्षाकृत सुरक्षित था। उसकी यादों में लाइटनिंग क्राउन वुल्फ अगस्त के आखिर में सामने आया था। उसने गू यू क्लैन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और अगर क्लैन लीडर और एल्डर्स ने मिलकर उन्हें पूरी ताकत से ना रोका होता, साथ हाई गू यू किंग शू ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी जान कुर्बान ना की होती, तो गू यू गांव अब तक तबाह हो चुका होता। अपने पुनर्जन्म के बाद से फैंग युआन ने बहुत सी चीजें बदल दी थी।
गु यू किंगशु पहले ही वक्त से पहले कुर्बान हो चुका था, इसलिए फैंग युआन लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस बात की भी संभावना थी कि लाइटनिंग क्राउन वुल्फ अभी सामने आ जाए, इसलिए वो मामले को देखने के लिए फौरन यूएस जगह पहुंचा। हाओ! तीनों फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स ने अपना सर उठाया और लंबी, जोरदार आवाज में गुर्राए। उनके गुर्राने में अनेकों लाइटनिंग वुल्व्स को उनका ऑर्डर मिल गया और उन्होंने गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव की तरफ गू मास्टर्स ने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था, अपनी अपनी फॉर्मेशन में आ गए थे। रैंक 1 गू मास्टर्स सभी दीवार के कोनों पर दोनों हाथ ठंडी दीवारों पर टिकाए हुए। रैंक 2 गू मास्टर्स कुछ लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ गए थे जबकि कुछ टावर्स के ऊपर जमा हो गए थे। ठीक उनके पीछे बिल्डिंग से बनाए गए अस्थायी किले गू मास्टर्स से भरे हुए कुछ सपोर्ट टीम्स थी, कुछ मेडिसिन हॉल के हीलिंग गू मास्टर्स और रिकॉन गू मास्टर्स उनके बीच घूम रहे थे। लड़ाई की जानकारी पिछले स्टाफ तक पहुंचा रहे थे। कुछ क्लैन एल्डर्स पीछे कुछ टावर बिल्डिंग्स पर चढ़ गए थे और दूसरे किनारे से देख रहे थे, अपनी ताकत बचा रहे थे और क्लैन के लोगों के लिए एक मानसिक सहारा बन रहे थे। वो आ गए। फैंग युआन लकड़ी की सीढ़ी पर खड़ा था, उसकी उनमें एक चमक थी। लाइटनिंग वुल्व्स पूरे पहाड़ से नीचे उतरे, एक लहर बनाते हुए और गांव पर हमला कर दिया। रंबो रंबो! वो सबसे पहले दीवारों के बाहर पहले से खोदे गए गैदों में गिरे, उनके शरीर अनेकों बंबू के भालों से छिड़ गए, जैसे बर्तन में पकोड़े। कुछ मौके पर ही मर गए, जबकि कुछ में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, दर्द से चिल्ला रहे थे। हवा चली और खून की महक सबके नाकों में घुस गई, जबकि भेड़ियों की चीखें उनके कानों में। भेड़ियों के झुंड ने पागलों की तरह हमला किया। वो न सिर्फ रुके नहीं, बल्कि खून से और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए थे और भी गुस्से से हमला कर रहे थे। लाइटनिंग वुल्व्स एक के बाद एक गड्ढे में गिरते गए, अपनी जानों का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए रास्ता बनाते हुए, अपने साथियों की लाशों पर पैर रखते हुए और गांव की दीवारों से टकराते हुए। फौरन ही थैट थैट की आवाजें सुनाई देने लगी। एक लाइटनिंग वुल्फ दीवार के सामने कमजोर था, लेकिन अनंत झुंडों के साथ टक्कर से बाहरी दीवार हिलने लगी। बाहरी दीवार के नीचे रैंक 1 गू मास्टर्स ने अपने जबरदस्त डर को काबू में रखा और अपनी जान जोखिम में डालकर स्टील वाइन गू और पॉइजन फ्लावर गू में प्राइमिवल एसेंस डाल रहे थे। गांव की दीवारों के अनेकों कांटे लाइटनिंग वुल्व्स के शरीर में घुस गए। पॉइजन फ्लावर गू ने इन स्टील वाइन्स को एक जहरीला स्पर्श दिया और जहर लाइटनिंग वुल्व्स के शरीर में घुसने लगा। लाइटनिंग वुल्व्स गांव की दीवारों को खरोच रहे थे और हमला कर रहे थे, अपना मुंह खोलकर काट रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके घाव बढ़ते गए और जहर जमा होता गया, उनकी हरकतें धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगी। प्यू प्यू प्यू! रैंक 2 गू मास्टर्स जो लकड़ी की सीढ़ियों पर खड़े साथ हाई जो टावर बिल्डिंग्स पर उन्होंने मून ब्लेड्स चलाए। मून ब्लेड भेड़ियों के झुंड में जा घुसा और फौरन ही हर तरफ खून के छींटे उड़े और भेड़ियों के अंग हवा में उड़ने लगे। बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स ने लड़ाई में शामिल होना शुरू कर दिया और फौरन हाईगू मास्टर्स को घायल और मौत के घाट उतारने लगे। फैंग युआन का कोना! एक पतली, लंबी नीली बिजली की लहर इधर उधर घूमी और गांव की दीवारों से टकराई, फौरन यूज चीरते हुए एक छेड़ बना दिया। उसने अंदर एक बदकिस्मत रैंक 1 गू मास्टर को भी करंट लगा दिया। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने, जिसने एक गू मास्टर को मारा था, जल्दी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बहुत सारे मूनब्लेड्स उसकी तरफ उड़े, लेकिन वो दाएं बाएं बच निकल गया, आसपास के लाइटनिंग वुल्व्स को कवर के लिए इस्तेमाल करते हुए, इसलिए उस सिर्फ मामूली चोटें आयम। हाओ! उसने अपना मुंह खोला और उसके तेज दांतों के बीच चिंगारियां उड़ी, जो जल्द ही एक इलेक्ट्रिक करंट में बदल गई और हवा में फैंग युआन की तरफ बढ़ी। वाटर शील्ड गू! फैंग युआन ने HMPH किया और उसके नाक से हल्के नीले पानी की भाप की 2 लकीरें निकली। भाप फैली, एक पानी की गेंद की ढाल बन गई, जो उसकी रक्षा कर रही थी। बिजली का करंट पानी की ढाल से टकराया और उस हिला दिया, लगभग तोड़ ही दिया था। मून लोगू! फैंग युआन ने पानी की ढाल को रखा और उसकी कलाई से 3 मूनब्लेड्स निकले। मूनब्लेड्स का एंगल बहुत अजीब था। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ पहले वाले से बच गया, लेकिन उसका दाहिना अगला पैर दूसरे वाले से लग गया, जिससे उसकी गति धीमी हो गई, और तीसरा उसके सिर पर लगा, जिससे एक गंभीर चोट लगी और उसकी बाईं फूट गई। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन दूसरे गू मास्टर्स ने मौका देखा और जल्द ही मूनब्लेड्स की एक बौछार ने यूज घेर लिया। प्यू प्यू प्यू! यह बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ फौरन हाई छलनी हो गया, उसका शरीर खून से नहा गया और घाव इतने गहरे थे कि उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसका शरीर थोड़ा हिला और फिर पूरी तरह से गिर गया। आसपास के भेड़ियों के झुंड में अफरा तफरी मच गई, जैसे तालाब में कंकड़ गिरने से लहरें उठती हैं। लेकिन इस वक्त
पीछे 3 फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स मोर्चा संभाले हुए द और भेड़ियों के झुंड थोड़ी देर के लिए ही अफरा तफरी में रहे और फिर अपने पंजे उठाकर गांव की दीवारों पर फिर से हमला करने लगे। फैंग युआन ने कुछ और मूनब्लेड्स चलाए और फिर लकड़ी की सीधी से नीचे उतर गया। बस इतने से ही उसका गहरा लाल प्राइमिवल एसेंस आधे से नीचे चला गया था, जिसे भरने की जरूरत थी। यूज नीचे आते देख एक रैंक 2 गू मास्टर ने जल्द ही उसकी जगह ले ली और लकड़ी की सीधी पर चढ़ गया। आमतौर पर जिन गू मास्टर्स के पास लंबी दूरी के हमले होते द वो लकड़ी की सीधी पर चढ़ते द या टावर बिल्डिंग की छत पर इकट्ठा होते थे। उनका जोर बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ पर होता था, क्योंकि उसका खतरा किसी भी आम लाइटनिंग वुल्फ से ज्यादा था। कुछ बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स के शरीर में एक गू कीड़ा होता था जो उन्हें कूदने में मदद करता था, जिससे वो गांव के अंदर कूद पाते थे। फैंग युआन सीधी से नीचे उतरा और पीछे की तरफ चलता गया। उसके आसपास लोग इधर उधर चल रहे थे, उसके जैसे ही, जिन्होंने अपना प्राइमिवल एसेंस खर्च कर दिया था और यूज रिकवर कर रहे थे। गू मास्टर्स का एक और ग्रुप उनकी जगह ले रहा था और लड़ाई के मैदान में दाखिल हो रहा था, क्लैन की रक्षा में अपनी ताकत दे रहा था। ये एक जंग का मैदान था। रैंक 2 पीक स्टेज से नीचे की ताकत तो ना के बराबर थी। सिर्फ रैंक 3 गू मास्टर्स हाई अहम स्तंभ जो हालत को काबू में कर सकते थे। फैंग युआन एक बैम्बू बिल्डिंग में आया। ये एक बदली हुई बिल्डिंग थी और बहुत मजबूत की गई थी। वो भीड़ में घुस गया, जहां बहुत से गू मास्टर्स बैठे हुए द प्राइमिवल स्टोन्स पकड़े हुए और अपना प्राइमिवल एसेंस रिकवर कर रहे थे। कुछ हीलिंग गू मास्टर्स भीड़ के बीच घूम रहे थे, कुछ जमीन पर बैठे द कुछ घायल गू मास्टर्स की पट्टी कर रहे थे और फर्स्ट एड किट साइड में राखी हुई थी। फैंग युआन ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और एक हीलिंग गू मास्टर फौरन उसके पास आए। उसने उसकी तरफ नामे सर हिलाया और वो समझ गई, उसके बजाय दूसरे गू मास्टर के पास चली गई। ... यह रोटेशनल स्ट्रैटेजी रात के 10 बजे तक चलती रही। फैंग युआन अब तक 5 बार लड़ाई में उतर चुका था, लेकिन लाइटनिंग वुल्फ के झुंड कम होते नहीं दिख रहे थे, बल्कि वो और भी ज्यादा भेड़ियों के झुंड देख सकते थे, जो फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ की पुकार सुनकर तेजी से आ रहे थे। लगता है ये भेड़ियों की लहर पूरी रात चलेगी, एक क्लैन एल्डर ने गांव के बाहर देखते हुए कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। रात में गू मास्टर्स की दृष्टि कमजोर हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ लाइटनिंग वुल्व्स की दृष्टि बेहतर होती है और अनपढ़ अंधेरे का कोई असर नहीं होता। इस साल ये सिर्फ दूसरी भेड़ियों की लहर है और ये पहले से ही इतनी तीव्र है। हालात ठीक नहीं लग रहे। एक और क्लैन एल्डर ने आ भरी। गू यू याओ जी का चेहरा उदास था। वो मेडिसिन हॉल की क्लैन एल्डर थी, हीलिंग गू मास्टर्स को लीड कर रही थी। चोट की पहली खबर उसके पास भेजी जाती थी। अस्पतले से बांस के कागज पर दिन भर की चोटों और मौतों का रिकॉर्ड था। याओ जी ने उस अपने हाथों में पकड़ा, मन में गंभीरता महसूस करते हुए। मरने वालों की संख्या पिछले सालों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो समझती थी इसका कारण गू मास्टर्स की क्वालिटी में गिरावट नहीं थी, बल्कि यह था कि भेड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो बहुत हाई क्रूर थे। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास, उसका क्या हाल है? खून जैसे लाल सूरज को डूबते देख याओ जी ने आह भरते हुए धीरे से पूछा। उसके अधीनस्थ ने जल्द ही रिपोर्ट किया 3 लोगों ने अभी तक अपना नहीं दिया था और उनमें फैंग युआन भी शामिल था। याओ जी ने सुना और नाक सिकोड़ी, फिर पूछा, याओले कहाँ हैं? मिस याओले पूर्वी दरवाजे के पास हैं, हीलिंग टीम को लीड कर रही हैं। मैंने उन्हें कई बार सलाह दी, लेकिन वो पीछे रहने से माना कर रही हैं, फ्रंटलाइंस पर जाकर लड़ने पर आदी हुई हैं। ये कहते हुए वो डर के मारे घुटनों के बाल बैठ गया। याओ जी ने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाया, अपने अधीनस्थ को हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। अपनी पोती के पास एक क्लैन एल्डर था। जोंग जाओ मन और उसकी गैंग भी वहीं थी, गांव की दीवारों पर लड़ रही थी। ये कहा जा सकता था कि फ्रंटलाइंस हाई सबसे सुरक्षित जगह थी। हालांकि याओ जी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, उसने उसकी हिम्मत का भी समर्थन किया। सत्ता में बैठे लोगों के अपने विचार होते हैं। ये अनुभव गू यू याओ लर के लिए राजनीतिक फायदा बनेंगे जब वो मेडिसिन हॉल की विरासत संभालेगी। चैप्टर 150, मेन तो बस अपनी मदद कर रहा हूं। सोने का पूरा चांद आसमान में लटका हुआ था, बहते हुए बादल एक उदास साया डाल रहे थे। गांव के बाहर जानलेवा लड़ाइयां चल रही थी और चांद की तेज रोशनी अंधेरी रात में गू मास्टर्स के लिए एक अच्छी खबर थी। भेड़ियों की लाशें गड्ढों में ढेर हो चुकी थी और दीवार के बीच तक पहुंच रही थी। इससे हमला कर रहे लाइटनिंग वुल्व्स को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था। कुछ साधारण लाइटनिंग वुल्व्स उछाल रहे थे, पंजे मार रहे थे और यहां तक कि दीवार के पार भी कूद रहे थे। लेकिन
यह लाइटनिंग वुल्व्स आमतौर पर ऊंचाई के अंतर के कारण गिर जाते या लड़खड़ा जाते थे और उन्हें फौरन ही तैयार खड़े गू मास्टर्स निपटा देते थे। इस वक्त फैंग युआन एक टावर के ऊपर खड़ा था, कई दूसरे गू मास्टर्स के साथ। वो लगातार मूनब्लेड्स और दूसरे हमले भेड़ियों के झुंड पर फेंक रहे थे। पूरे युंग के मैदान में यह टावर्स हाई नुकसान का सबसे बड़ा जरिया थे। गू मास्टर्स और टावर्स के कॉम्बिनेशन ने बहुत सारे बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स को खत्म कर दिया था। मारो मारो मारो, इन भेड़ियों को मिटा दो। नाना, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। डेट रहो, बस थोड़ा और। क्लैन की सुरक्षा हमारे हाथों में है। आसपास शोर ही शोर था। कुछ लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, कुछ बदले की आग में चीख रहे थे, कुछ दर्द से चिल्ला रहे थे और कुछ नारे लगा रहे थे। फैंग युआन बेपरवाह खड़ा था, उसका हाथ कभी कभी मूनब्लेड्स फेंक रहा था जबकि वो लगातार जंग के मैदान का जायजा ले रहा था। हालांकि चांद पूरा था, लेकिन साफ दिखने के मामले में दिन से मुकाबला नहीं हो सकता था। तीनों फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स पीछे बिल्कुल हिले बिना, उनकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी। जब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लाइटनिंग वुल्व्स सिर्फ बाली के बकरे थे और यहां तक कि बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स भी सिर्फ ऊंची बाली थे। अचानक एक फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक थंडरबॉल फेंका। रैंक 3 थंडरक्लैप गू। ये थंडरबॉल बड़ा नहीं था, बस एक चक्की के पत्थर के बराबर, लेकिन उसमें बहुत सारी अजीब नीली बिजली जमा थी और उसकी स्पीड हैरान करने वाली तेज थी। लगभग फौरन ही थंडरबॉल जोर से अस टावर से टकराया जिस पर फैंग युआन खड़ा था। भयंकर लड़ाई एक जगह अटकी हुई थी। बहुत से गू मास्टर्स बस अंधाधुन लड़ रहे थे और वो थंडरबॉल पर रिएक्ट नहीं कर पाए। वाटर शील्ड गू, व्हाइट जेड गू। फैंग युआन बस अपनी सुरक्षा कर पाया था कि सफेद रोशनी ने उसकी आंख के सामने अंधेरा कर दिया। बूम! धमाके की तेज आवाज ने उसके कान के पर्दे फाड़ने की कोशिश की। एक अदृश्य ताकत धमाके से निकली और उस हवा में उड़ा दिया। तबाहकुन बिजली ने पानी की ढाल को 2 सांस के वक्त में ही तोड़ दिया। बची हुई बिजली फैंग युआन से टकराई और व्हाइट जेड गू की सुरक्षा के बावजूद उस झंझनाहट के झटके महसूस हुए। बैंग! वो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरा। व्हाइट जेड गू रेमंड गू नहीं था, वो टक्कर के जोर को कम नहीं कर सकता था। फैंग युआन की पीठ में हर जगह दर्द हो रहा था। वो जल्दी से जमीन से उठा, उसकी एड़ी लगातार झपक रही थी क्योंकि आंसू निकल रहे थे। 3 सांस के वक्त के बाद उसकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आई। मोटे पत्थरों से बना टावर आधा तबाह हो चुका था। जमीन पर कई जली हुई काली लाशें बिखरी पड़ी थी। थंडरबॉल के हमले ने बाहरी दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया था और भेड़ियों के झुंड का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला लहर की तरह गांव में घुस रहा था। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स आखिरकार युंग के मैदान में उतर आए थे। 1000 जानवरों के राजा की ताकत असाधारण थी। कई गू मास्टर्स जो एक पल पहले फैंग युआन के साथ टावर में थे, पूरी तरह से मर चुके थे। कुछ की लाशें भी सही सलामत नहीं बची थी। सिर्फ फैंग युआन अकेला बच गया था। जेलीफिश जैसा वाटर शील्ड गू उसके अपचर के अंदर बहुत धीमा लग रहा था। अगर पानी की ढाल लगातार कई बार टूटी तो वाटर शील्ड गू भी डैमेज हो जाएगा और मर भी सकता है। व्हाइट जेड गू की भी यही हालत थी। गू कीड़े मजबूत और नाजुक दोनों होते हैं। इस थंडरक्लैप गू को हाइलर लो। इसका थंडरबॉल बहुत ताकतवर और तेज था और उसका सामना करना मुश्किल था। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी, इसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और दूसरे थंडरबॉल को चलाने से पहले कुछ वक्त की जरूरत थी। बूम! लेकिन फैंग युआन अभी उठा ही था कि एक और थंडरबॉल उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। सोचा ना था इस वुल्फ किंग के पास 2 थंडरक्लैप गू हैं। फैंग युआन का रंग पीला पड़ गया और वो जल्दी से बचने के लिए हट गया। उसने वाटर शील्ड गू का इस्तेमाल न करने की कोशिश की और सिर्फ व्हाइट जेड गू की सुरक्षा पर निर्भर रहा। जानवर अपनी हद में रहे। इस नाजुक वक्त पर एक परछाई हवा में आई। उस परछाई से सुनहरी रोशनी फूटी जब उसने इस थंडरबॉल का सामना किया। एल्डर्स मैदान में उतर चुके थे, लेकिन एक एल्डर अभी भी काफी नहीं था। जल्द ही उस एल्डर के साथ 2 और एल्डर्स आ गए। एक फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ से लड़ने के लिए कम से कम 3 ग्रुप जिनके बीच अच्छा टीमवर्क हो या कम से कम 3 रैंक 3 गू मास्टर्स की जरूरत थी। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ ने भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया, भेड़ियों के अनदेखे झुंड से निकलकर, जबकि आसपास के भेड़िए उस रास्ता दे रहे थे। उसने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया और फिर तेज और तेज होता गया, अपना सिर झुकाकर गांव की दीवार पर हमला करते हुए। ये नजारा देखकर सभी रैंक 1 और रैंक 2 गू मास्टर्स डर के मारे भाग गए। सिर्फ वो 3 एल्डर्स हाई अपनी जगह पर खड़े रहे। सबने चुपचाप युंग के मैदान के इस हिस्से को खाली कर दिया और उनके लिए छोड़ दिया।
तीन एल्डर्स और इस फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के बीच घमसान युद्ध शुरू हो गया। जल्दी ही दूसरे दो फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स भी गांव की तरफ बढ़े, दो और जंग के मैदान खोल दिए। नो एल्डर्स और तीन फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स ने मिलकर तीन बड़े जंग के मैदान बना लिए। हर तरफ गरज और बिजली चमक रही थी, बैम्बू बिल्डिंग्स को तबाह कर रही थी। ज्यादातर गू मास्टर्स या लाइटनिंग वुल्व्स जो इन तीन बड़े लड़ाइयों में फंस गए, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लाइटनिंग वुल्व्स के झुंड अभी भी गांव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फैंग युआन अब नहीं लड़ रहा था और जंग के मैदान के एक कोने में चला गया, दूर से तीनों बड़े लड़ाई के मंजर को देख रहा था। कोई शक नहीं, इन भेड़ियों के झुंडों के हमले अपने चरम पर पहुंच चुके थे। तीन फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स, एक के पास डू थंडरक्लैप गू है और उसकी हमला करने की ताकत बहुत ज्यादा है। दूसरे के पास थंडर विंग्स गू है और वो थोड़ी देर के लिए उड़ सकता है, जिससे उस लड़ाई में बहुत लचक मिलती है। तीसरे के पास थंडर रॉ गू है और वो आवाज की लहरों से अपने दुश्मनों को मार सकता है। फैंग युआन ने थोड़ी देर देखने के बाद धीरे धीरे इन तीनों फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली। 1000 जानवरों के राजा के पास आमतौर पर 3-4 रैंक 2 और एक रैंक 3 जंगली गू कीड़ा होता है। गू मास्टर्स सही जवाब दे सकते थे जब तक उन्हें इन गू कीड़ों के बारे में साफ पता हो। जब फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स को निशाना बनाकर हमला किया जाता, तो उनकी कम समझ के कारण वो अपने एक जैसे हमले के तरीके नहीं बदलते और लड़ाई का नतीजा तय था। जैसा सोचा था, जल्द ही कई एल्डर्स पीछे हट और दूसरे एल्डर्स ने उनकी जगह ले ली। आपस में बेहतर तालमेल और बेहतर रणनीति के साथ वो जल्द ही ऊपर आ गए। थोड़ी देर की घमसान लड़ाई के बाद उन्होंने लड़ाई की स्थिति को नियंत्रित कर लिया। जीत तो बस वक्त की बात थी, नतीजा अब तय है। जैसे ही याओ जी ने राहत की सांस ली, पूर्वी दरवाजे से एक दहाड़ सुनाई दी। एक लाइटनिंग वुल्फ बड़ा होता जा रहा था, एक आम लाइटनिंग वुल्फ के आकार से। जैसे उसके अंदर हवा भरी जा रही हो, वो फूलकर एक हाथी के आकार का हो गया। असल में यहां एक और फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ है। कई एल्डर्स इस दृश्य से चौंक गए। उनका सारा ध्यान तीनों लड़ाई के मैदानों पर था, क्योंकि उनका पूरा लड़ाई का गठन इन तीनों इलाकों पर भारी रूप से केंद्रित था। पूर्वी दरवाजे पर बाल थोड़ा पतला और कमजोर था। अच्छा नहीं हुआ, याओ ले अभी भी वहीं है। याओ जी अचानक पीली पड़ गई और वो फौरन पूर्वी दरवाजे की तरफ भागी। सोचा ना था कि ऐसी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इस फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के पास जरूर रैंक 3 और रिस्ट्रेंट गू होगा। उसने इस भेस का इस्तेमाल करके लाइटनिंग वुल्फ के झुंडों में घुसकर पूर्वी दरवाजे पर मौजूद गू मास्टर्स को धोखा दिया। फैंग युआन ने ध्यान से देखा, पूर्वी दरवाजे पर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ अचानक प्रकट हुआ और सीधे पूर्वी दरवाजे को तोड़ दिया, एक बड़ा छेद बना दिया। अनगिनत लाइटनिंग वुल्व्स बोल्ड लाइटनिंग वुल्व्स के पीछे आकर क्रूरता से गुर्राते हुए गांव में घुस गए। गु यू याओ ल डर से सुन पड़ गई जब उसने लाइटनिंग वुल्व्स के झुंडों को लहर की तरह अंदर आते देखा। खुशकिस्मती से उसके पास जोंग जाओमन जैसे अनुभवी लोग थे। इस नाजुक वक्त पर जोंग जाओमन ने खुद हालात को संभालने का जिम्मा लिया और आदेश दिया, जल्दी दरवाजे और खिड़कियां बैंड करो। हमें इस जगह की रक्षा करनी होगी। जब तक मदद नहीं पहुंच जाती, तभी हमारे पास लड़ने का मौका होगा। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि बैंग बैम्बू बिल्डिंग की छत फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के हमले से टूट गई। गु यू याओ ल चीकी। घटनाओं में अचानक आए मोड़ ने उससे उसके होश छीन लिए थे। वो आखिरकार बहुत छोटी थी और उसके पास सिर्फ रैंक 1 कल्टिवेशन था। वो जिद करके यहां रुकी थी क्योंकि उस सुरक्षित महसूस हो रहा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे खतरनाक हालात में फंस जाएगी। जानवर, रुक जा! गु यू याओ जी पागलों की तरह भागते हुए चिल्लाई। उसने बेबस होकर देखा जब फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ बैम्बू बिल्डिंग से टकराया। उसकी प्यारी पोती एक खतरनाक स्थिति में थी, लेकिन उसके पास ताकत होने के बावजूद वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर थी। इस खतरनाक पैल में एक बार फिर जोंग जाओमैन आगे आई। उसने अपने मन में सोचा और उसका बचा हुआ भूरा भालू एक दहाड़ के साथ फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ की तरफ बढ़ा। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ ने अपने दाहिने पंजे से मारा, इस 400 किलोग्राम से ज्यादा के भूरे भालू को हवा में उड़ा दिया। उसने अपना मुंह खोला और भूरे भालू का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक आम जंगली जानवर 1000 जानवरों के राजा की ताकत का सामना कैसे कर सकता था? जोंग जाओमन ने उस वक्त का फायदा उठाया जब फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ भूरे भालू से उलझा हुआ था और गु यू याओ ल को लेकर भागी, थोड़ी दूरी बनाने में कामयाब रही। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ गुर्राया। वो नेचुरली नहीं चाहता था कि उसका शिकार ऐसे भाग जाए। वो कूड़ा और एक बार में दर्जनों मीटर पार कर गया, जोंग जाओमन के सामने उतरकर। अचानक इस फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ को अपने सामने देखकर गु यू याओ ल के पैर कांपने लगे।
जोंग जाओ मैन यूज खींच रही थी लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपनी दिशा बदल सकती थी और गांव के बाहर की तरफ भाग सकती थी। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फन पर झपटने ही वाला था जब गुयू याओजी पहुंची और एक हल्के बैंगनी रंग का मूनब्लेड भेड़िए की पीठ पर फेंका। मूनब्लेड चुपचाप एक जहरीले धुएं के गोले में बदल गया और फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के नाक में घुस गया। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ ने फौरन 2 बार खांसा। यूं जहर चढ़ गया था। यह रैंक 3 मून पॉइजन गू था। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ गुस्से में था और उसने अपना सिर उठाकर दहाड़ा। उसकी भयंकर दहाड़ एक अदृश्य शक्ति बन गई और आसपास के इलाके पर टूट पड़ी। थंडररोग गू आवाज की कंपन का इस्तेमाल करके मारता था, लेकिन यह थंडररोग गू नहीं था, यह साउंड वेव गू था जो अदृश्य धक्का देने वाली शक्ति बनाता था। जोंग जाओ मन और गू यू याओ लर इस धक्के से अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। जोंग जाओ मन एक बैम्बू बिल्डिंग से टकराए, उससे कोई हरकत नहीं दिखी, जबकि गू यू याओ लर टूटे हुए पूर्वी दरवाजे के पार उड़कर गांव के बाहर चली गई। गिरने से वो सुन्न हो गई थी और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसने एक लाइटनिंग वुल्फ को अपना खूनी मुंह खोले यूज काटने की कोशिश करते देखा। आह! उसने एक तीखी चीख मारी और इस नाजुक मोड़ पर एक मून ब्लेड उड़ता हुआ आया और यूएस लाइटनिंग वुल्फ को मार दिया। वो जल्दी से उठी और अपने बचाने वाले को देखा। वो एक नौजवान मेल गू मास्टर था। उसका निचला हिस्सा गिरी हुई दीवार के नीचे दबा हुआ था। मेल गू मास्टर ने अपने खून से साने चेहरे से उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान दी। अगले हाई पैल उसका गला उमड़ते हुए लाइटनिंग वुल्व्स ने चीर दिया। गू यू याओ ल के चेहरे से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए भागने लगी। जंग के मैदान का यह हिस्सा बेहद अफरा तफरी वाला था। गू यू याओ ल की पहचान और बैकग्राउंड के कारण कुछ गू मास्टर्स द जो समय समय पर उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो खुद को बचाने में भी असमर्थ थे। उसकी इस मुश्किल से मदद करना तो दूर की बात थी। गू यू याओ जी भी फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ से उलझी हुई थी और यूएस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। गू यू याओ ल परेशान और पूरी तरह से भ्रमित थी। उसके सामने सिर्फ लाइटनिंग वुल्व्स के पंजे और दांतों की तस्वीरें थी। अपनी घबराहट में उसने अचानक एक आवाज सुनी, एक कदम पीछे हटो। उसने अनजाने में ही आवाज का पालन किया और खुशकिस्मती से एक लाइटनिंग वुल्फ के काटने से बच गई। दाई तरफ लूडो। वो आवाज फिर से आई। याओले का दिमाग अभी भी खाली था, लेकिन उसके शरीर ने पहले ही हरकत कर दी थी। एक भेड़िए के मुंह के बैंड होने की चटक की आवाज आई। वो बाल बाल बच गई थी। आवाज लगातार आती रही और लड़की ने ध्यान से उसका पालन किया। कभी कभी गलतियां भी हुई, लेकिन अनवक्त पर एक मूनब्लेड कहीं से उड़ता हुआ आता और उस मुसीबत से निकाल लेता। जब उसके आसपास कोई लाइटनिंग वुल्फ नहीं बचा, टैब याओ ल को एहसास हुआ कि वो अब सुरक्षित थी। ये तब हुआ जब वो अनजाने में ही गांव से बहुत दूर एक सुनसान जंगल में आ गई थी। एक इंसानी साया उसके सामने आया। उसकी ईड़ फौरन बड़ी हो गई। गू यू फैंग युआन, तुमने मेरी मदद की? नहीं, मैं तो बस अपनी मदद कर रहा हूं। फैंग युआन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। चैप्टर 151 शैतानी फितरत। क्या? गू यू याओ ल यह सुनकर चौंक गई। फैंग युआन ने बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया था। उसका हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। वो फौरन बेहोश हो गई। लड़की बेबस होकर नीचे गिरी और फैंग युआन का हाथ तेजी से हिला, उसकी कमर से उस थाम लिया। इसके बाद उसने स्टेल्थ स्केल गू को एक्टिवेट किया और उनके शरीर वहीं पर गायब हो गए। जब गू यू याओ ल नींद की हालत में जागी तो उसने खुद को एक अंधेरी पहाड़ी गुफा में पाया। उसने अपना सर झटका, अनजाने में ही उठने की कोशिश करते हुए, लेकिन जल्द हाईयूज एहसास हुआ कि उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए रस्सी उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसे एक बड़े पत्थर से कास कर बांधा गया था। उसके शरीर पर मौजूद सारे गू कीड़े फैंग युआन ने छीन लिए थे, रिफाइन करके अपने बना लिए थे। वो सिर्फ एक 15 साल की लड़की थी। इस नाजुक शरीर से वो यूएस मोती रस्सी को कैसे तोड़ सकती थी जो पत्थर के चारों तरफ कई बार लिपटी हुई थी और उस पर गांठ भी लगी हुई थी। इस सुनसान और अनजान जगह में फंसी होने के कारण लड़की को डर लगने लगा। उसने बेहोश होने से पहले के पाल के बारे में सोचा। सबसे भोली भाली इंसान भी समझ जाएगी कि फैंग युआन उसके साथ कुछ बुरा करने वाला था। लेकिन फैंग युआन मेरे साथ क्या करेगा? वो क्या करना चाहता है? क्या इसलिए कि मैंने उसकी शिकायत दादी से की थी, इसलिए वो बदला ले रहा है? लड़की बेबस बंधी हुई थी, लेकिन उसके विचार किताब के पन्नों की तरह तेजी से पलट रहे थे। जितना वो सोचती, उतना ही डरती जाती और वो अनियंत्रित रूप से सिसकने लगी। दादी, आप कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे बचाओ। रोते हुए उसे गहरा डर और अकेलापन महसूस हुआ। फैंग युआन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और गुफा उसकी सिसकियों से गूंज रही थी।
क्या फैंग युआन मुझे यहां फंसा कर रखने का प्लान बना रहा है? 7-8 दिन तक, और मुझे भूखा तरपाएगा ताकि मैं फिर कभी उसके बारे में बुरा ना बोलूं? थोड़ी देर रोने के बाद गु यू याओलर ने एक संभावना सोची। कितना बुरा है फैंग युआन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसने दांत पीस लिए क्योंकि फैंग युआन के बारे में उसकी छवि, जो शुरू से ही खराब थी, अब माइनस में चली गई थी। अपने जन्म से गु यू याओलर ने किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। इसी पाल कदमों की आहट सुनाई दी। जल्द ही फैंग युआन का साया अंधेरे से उभरते हुए दिखाई दिया। फैंग युआन, तुम क्या चाहते हो? मुझे अभी छोड़ दो, वर्ण मेरी दादी तुमसे निपटेंगी। फैंग युआन को देखकर गु यू याओलर जोर जोर से चटपटाने लगी। उसके पतले पैर जमीन पर पटक रहे थे जैसे कोई छोटा हिरण जाल में फंस गया हो। तुम तो काफी जिंदा दिल हो, फैंग युआन ने ठंडी आवाज में कहा। गु यू याओलर मुंह खोलकर गुस्से में रोना जारी रखने ही वाली थी, लेकिन जल्दी उसने फैंग युआन के पीछे एक बड़े भालू को आते देखा। भालू! उसकी फैली हुई ईहू में हैरानी थी जब वो हकलाए। फैंग युआन ठंडा सा हंसा, अपना हाथ बढ़ाकर भालू के काले बालों पर फेरते हुए। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो गुफा में मनहूस हवाओं की तरह बह रही थी। भेड़ियों की लहर के कारण ऐसा जंगली भालू ढूंढना आसान नहीं था। इसे ढूंढने में मुझे बहुत वक्त और मेहनत लगी। गु यू याओलर फौरन समझ गई। उसके तेज दिमाग ने जल्द ही याद किया कि फैंग युआन ने एक बार जोंग जाओमैन से बेर एंस्लेवमेंट गू लिया था। तो ये बात है। वो ठंडा सा हंसी और बोलने ही वाली थी, लेकिन फैंग युआन अचानक उसके सामने बैठ गया। क्या कर रहे हो तुम? लड़की ने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन ने आसानी से अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और उसके गालों को मजबूती से पकड़ लिया। कितना प्यारा चेहरा है, वाकई प्यार करने लायक, फैंग युआन ने साफ साफ टिप्पणी की। स्वूश! उसका दाहिना हाथ तेजी से हिला, याओले की कमीज को पकड़कर और खींच दिया। कमीज फौरन फट गई, उसकी गुलाबी रंग की अंडवें दिखने लगी। आह! लड़की एक पाल के लिए हक्का बक्का रह गई और फिर जोर से चीखने लगी, पागलों की तरह चटपटाने लगी। भले ही उसकी कोमल मांसपेशियां रस्सियों से रगड़ के कारण खून से लथपथ हो गईं, उस कोई परवाह नहीं थी। फैंग युआन ठंडा सा हंसा, उसके कपड़े खींचता और फड़ता रहा। RRRRRIP! जल्द ही लड़की के फटे हुए कपड़ों के सिर्फ कुछ फटे हुए टुकड़े बचे थे, जिससे उसके दूधिया नाजुक जिस्म के बड़े हिस्से दिख रहे थे। नहीं, नहीं, वो बेहद डरी हुई थी, जोर जोर से रो रही थी। जब उसने उन सभी संभावित तरीकों के बारे में सोचा जिनसे फैंग युआन उससे निपटने वाला था, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन फैंग युआन जैसा उसने सोचा था वैसा आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वो खड़ा हो गया और पीछे हट गया। लड़की की तेज चीखें सिसकियों में बदल गईं। लेकिन इस पल काले भालू ने अपने पंजे हिलाए और नजदीक आया। लड़की डर गई जब उसकी एड़ की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं, क्योंकि इस पल यूज मौत का एक तीव्र एहसास हुआ। वुश! भालू का पंजा पड़ा और हवा को चीरने की आवाज सुनाई दी। एक करारी आवाज के साथ लड़की की खोपड़ी पर वार हुआ और तेज ताकत ने उसकी पतली गर्दन तोड़ दी। उसका सिर एक अजीब एंगल पर मुड़ गया था, टूटा हुआ और एक छोर पर लटका हुआ। एक पाल पहले वो एक लुभावनी सुंदरी थी और अगले ही पाल वो एक लाश थी। उसका गर्म शरीर, जो बड़े पत्थर से बंधा हुआ था, एक टूटे हुए खिलौने की गुड़िया जैसा लग रहा था। इस पल फैंग युआन के बेर एंस्लेवमेंट गू के कंट्रोल के बिना भी अपनी भूख की तलब में काला भालू पहले ही अपना सिर झुका चुका था, इस शानदार भोजन का आनंद ले रहा था। उसने सबसे पहले लड़की के गले को चबाना शुरू किया और ताज़ा खून फौरन उबल कर बाहर आ गया, उसके काले बालों पर छिटक गया। इसके बाद लड़की की सफेद और कोमल छातियां थीं, जैसे कलियां जो खिली ना हों। काले भालू ने उसकी दाहिनी छाती को एक ही बार में पूरा मुंह में भर लिया, खाल और मांस को फाड़कर उसकी मौत जैसी पीली पसलियों को उजागर कर दिया। इसी पाल काले भालू ने अपने पंजे का इस्तेमाल करके इन हड्डियों को तोड़ दिया। लड़की के आंतरिक अंग कुचल गए और फौरन ही खून बहने लगा। हड्डियों की रुकावट के बिना काले भालू ने अपना मुंह लड़की के शरीर में और अंदर डाल दिया। उसने लड़की के दिल को नोच लिया जो अभी भी धड़क रहा था, फिर उसे एक ही बार में निगल गया। दिल उसके गले से होकर पेट में गया और ये भालू जिसे इधर उधर छुपना पड़ता था और भेड़ियों की लहर के कारण खाना नहीं मिल पाता था, संतुष्टि से गुर्राया। एक और गुर्राहट के बाद उसने फिर से अपना सिर झुकाया और उसके आंतरिक अंगों को मनमाने ढंग से खाना शुरू कर दिया। चोंप चोंप चोंप! काले भालू का मुंह खुला और चबाया। उसके मुंह से भारी मात्रा में खून निकल रहा था, पानी जैसी आवाज निकल रही थी। थोड़ी देर बाद काले भालू ने आखिरकार अपना सिर बाहर निकला।
लड़की की छाती अब खाली हो चुकी थी, बड़ा घाव उसके पेट तक फैल गया था। लेकिन चमकती हुई सफेद आंतों में भालू को ज्यादा दिलचस्पी नहीं लग रही थी। उसने लड़की के सफेद पतले पैरों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लड़की की मोती जैसी उंगलियां काले भालू ने एक ही बार में सब चबा डाली, और कुछ ही बार चबाने के बाद उंगलियां एक करारी आवाज के साथ निगल ली गईं। लड़की की जांघें भी एक स्वादिष्ट चीज थी। उसकी जांघों की कोमल खाल और मांस से एक कुमारी खुशबू आ रही थी। जब भालू ने खाना खत्म किया तो सिर्फ सफेद पैरों की हड्डियां बची थी। हिलते डुलते हुए लड़की की खोपड़ी आखिरकार जमीन पर गिर गई। सच कहूं तो उसकी शक्ल प्यारी थी। वो काली चमकदार एड़ी, थोड़ी ऊपर उठी हुई गोल नाक, और उसकी त्वचा आड़ू के फूलों की तरह लाल, एक छोटा सा मुंह और दो पंक्तियों में साफ सफेद दांत। लेकिन अब उसके चेहरे से खून का रंग उड़ चुका था। उसकी त्वचा मौत जैसी पीली पड़ गई थी। उसके सुंदर काले बाल लटके हुए उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढके हुए, और नीली की जोड़ी, जो चौड़ी खुली हुई थी, डर और गुस्से से भरी हुई थी। एक रंजिश से भरी मौत। द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल पार्ट इज अडेप्टेड फॉर नैरेटिव इम्पैक्ट। फैंग युआन ने अपने हाथ बांधकर गुयू याओले के चेहरे के भाव देखे और धरती पर कही गई एक बुद्धिस्ट कहावत के बारे में सोचा, ना मैं का एहसास, ना इंसान का, सारे जीव, सारा वक्त, सब एक है। लाल खोपड़ी, सफेद हड्डियां, खाल और मांस, सब धोखा है। मैं यानी मैं, कोई अलग नहीं। अपने मैं के एहसास को तोड़कर यह समझना कि हर कोई आम और साधारण है। ना मैं का एहसास का मतलब है सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। इंसान यानी इंसानियत अब इंसानों को एक श्रेष्ठ जाति ना माने और दूसरे जीवों को नीचा ना दिखाए। ना इंसान का एहसास का मतलब है कि दुनिया बराबर है, कोई फर्क नहीं। जीव यानी सभी जीवन। जीवन को श्रेष्ठ ना मानना और ये सोचना कि पत्थर और पानी जैसे निर्जीव चीजों में भी चेतना है। ये है सभी जीवों से अलग होना, जिसका मतलब है दुनिया में सब कुछ बराबर है, कोई फर्क नहीं। किसी भी चीज या जीव का अपना जीवन काल होता है, और वक्त के एहसास से अलग होना का मतलब है चाहे वो मौजूद हो या ना हो, वो सब बिना किसी फर्क के बराबर हैं। चाहे लड़का या लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आखिरकार वो एक कंकाल में बदल जाते हैं। हड्डियां, खाल और मांस एक ही हैं, लेकिन लोग खाल और मांस को पसंद करते हैं जबकि हड्डियों से डरते हैं। ये दिखावे पर अटके रहना है, ये ना समझना कि सब बराबर हैं। ये बुद्धिस्ट शब्द इंसानों को सभी रूपों को तोड़कर सच्चाई को देखने के लिए बुला रहा है। सुंदरता ऊपरी है और लोग, मैं, दुनिया और समय सब ऊपरी है। अगर कोई ऊपरी पहलू से आगे निकल जाए तो यूज बुद्ध दिखेगा। पहचानना और उससे आगे बढ़ना, सबको बराबर मानना, सब बराबर हैं। इसलिए बुद्ध ने अपना शरीर त्याग कर बाघों को खिलाया, अपना मांस काटकर बाजों को खिलाया। ये उसके दिल में दया थी, इस दुनिया में सबको अपना मानते हुए, हर चीज से प्यार करते हुए, और हर चीज के लिए उसका महान प्रेम। चाहे मैं हूं, दूसरे, जानवर या पौधे, या निर्जीव पत्थर और पानी भी, या वो भी जो अस्तित्व में नहीं है, हमें उनसे प्यार करना होगा। अगर कोई आम इंसान वहां खड़ा होकर भालू को एक इंसान को खाते हुए देखता, तो कोई जोशीला नौजवान कूद पड़ता और चिल्लाता, ओए जानवर, इंसान को खाने की हिम्मत मत करना, या सुंदरी, डरो मत, अंकल तुम्हें बचाने आ गए हैं, ईटीसी। ये आम इंसान का प्यार और नफरत था, नौजवान लड़कियों से प्यार और बड़े भालुओं से नफरत। आगे ना बढ़ पाना और अभी भी दिखावे पर अटके रहना, उसके लाल इंसानी कंकाल को ना देख पाना। अगर बुद्ध वहां खड़ा होकर भालू को एक इंसान को खाते हुए देखता, तो वो आ भरता, मंत्र पढ़ता, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। वो नौजवान लड़की को बचता और खुद को काले भालू को खिला देता। ये बुद्ध का प्यार और नफरत था, नौजवान लड़की से प्यार और भालू से प्यार, सबको बराबर मानते हुए। लेकिन अभी फैंग युआन वहां खड़ा था। नौजवान लड़की की दर्दनाक और हिंसा से भरी मौत देखकर उसका दिल बिल्कुल नहीं पिघला। ये उसकी मौत के प्रति सुन्न होने के कारण नहीं था, बल्कि वो दिखावे से आगे निकल चुका था, कोई लगाव नहीं था। ना मैं का एहसास, ना इंसान का, सारे जीव, सारा वक्त, सभी जीवों को बराबर मानते हुए दुनिया बराबर है। इसलिए लड़की की मौत एक लोमड़ी या एक पेट की मौत से अलग नहीं है। लेकिन एक आम इंसान के लिए लड़की की मौत उनके गुस्से, नफरत और दया को जगाती। अगर लड़की भालू को खा रही होती तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। अगर एक बुद्धि औरत को खाया जाता तो उनके दिल में दया बहुत कम हो जाती। अगर एक खलनायक एक कातिल को खाया जाता तो वो खुशी से तालियां बजाते, तारीफ करते। हकीकत में सभी जीव बराबर हैं
और स्वर्ग और धरती न्यायपूर्ण हैं। प्रकृति निष्पक्ष है, प्यार या नफरत की परवाह नहीं करती, वो भावनाहीन है और कभी भेदभाव नहीं करती। ताकतवर का राज, जीतने वाला ही सब कुछ लेता है। एक जीव का गायब हो जाना पूरे प्राकृतिक क्षेत्र और अनंत ब्रह्मांड के लिए, इतिहास की लंबी नदी के लिए क्या मायने रखता है? मौत का मतलब मौत है, कौन ना मरने का चुनाव कर सकता है? क्या बात करे एक लड़की, भालू, चींटी, लोमड़ी, पड, बुद्धि औरत, कातिल की, वो सब नीचे हैं। अदना डू कौड़ी के, सिर्फ इसको पहचानकर और दिखावे से आगे बढ़कर, सच्चाई तक पहुंचकर ही दिव्यता प्राप्त होती है। ये दिव्यता रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ाने पर बुद्ध बन जाती है। अगर ये अंधेरे की तरफ एक कदम बढ़ाती है तो ये एक शैतान बन जाती है। शैतानी फितरत, चैप्टर 152, रैंक 3 में तैराकी। 1 घंटे बाद गु यू याओ ल लगभग पूरी तरह से काले भालू द्वारा खा ली गई थी। काला भालू आंते और लड़की का दिमाग खाने को तैयार नहीं था, लेकिन फैंग युआन ऐसा नहीं चाहता था। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गु के रेसिपी के अनुसार एक जंगली जानवर को पूरे इंसान को आखिरी टुकड़े तक खाना जरूरी है ताकि सबसे अच्छा प्रभाव मिले। इससे सफलता की दर सबसे ज्यादा सुनिश्चित हो सकती है। इस मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गु को रिफाइन करने के लिए लगभग 10 सामग्रियों की जरूरत होती है, और सबसे महत्वपूर्ण 2 हैं, इंसान और जानवर। इंसान को एक कुंवारी लड़की होना चाहिए और उसके पास गु मास्टर की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उस कम से कम सी ग्रेड टैलेंट होना चाहिए, लेकिन बेशक ए और बी ग्रेड बेहतर होंगे और सफलता के चांसेस को काफी बढ़ा सकते हैं। ये जानवर बीस्ट एंस्लेवमेंट गु को रेफर करता है। बेयर एंस्लेवमेंट गु, वुल्फ एंस्लेवमेंट गु, टाइगर एंस्लेवमेंट गु आदि, यहां तक कि डेयर एंस्लेवमेंट गु या बुल एंस्लेवमेंट गु भी काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ भालू, भेड़िए और बाघ इन मांसाहारियों को मांस खाना आसान लगता है। वर्ण, अगर एक शाकाहारी जैसे हिरण या सांड को ये इंसान खाने पर मजबूर किया जाए तो एंस्लेवमेंट गु के मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ेगी। जानवर के इंसान को खाने के बाद रिफाइनमेंट फौरन शुरू करना पड़ता है। वर्ण, जब जानवर इंसान की हड्डियां और मांस पचा लेगा तो रिफाइनमेंट संभव नहीं होगा। ये देखकर कि काला भालू याओ ले की आंते और दिमाग खाने से माना कर रहा है, फैंग युआन ने नाखुशी से नाक सिकोड़ी और अपने मन में सोचा, काले भालू के शरीर में लगे बेर एंस्लेवमेंट गु को एक्टिवेट करते हुए। काला भालू गुर्राया और फैंग युआन के दबाव में आंतों और दिमाग को निगलने पर मजबूर हो गया। साथ ही उसने लड़की की हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें एक एक करके निगल गया। हड्डियों के टुकड़े तेज और न्यूकीले थे, लेकिन फैंग युआन के कंट्रोल में उसने उन्हें निगल लिया और कई टुकड़े उसके मुंह और गले में चुभ गए। दर्द के मारे विशाल भालू की आंख में आंसू आ गए। लेकिन फैंग युआन ने सिर्फ अपना कंट्रोल और मजबूत किया और भालू का शरीर अब उसके अपने कंट्रोल में नहीं था। काले भालू को रीढ़ की हड्डी अपने गले में डालते देख फैंग युआन समझ गया कि समय आ गया है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और एक सिंगल एपर्चर चारकोल गु उठकर निकला। गु कीड़ा काले भालू के मुंह में उठकर घुस गया और अपना रास्ता बना लिया। काला भालू अचानक दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि चारकोल गु की शक्ति उसके आंतरिक अंगों को जला रही थी। काले भालू का शरीर जोरों से कांप रहा था, वो दर्द से रो रहा था और जमीन पर लौटना चाहता था, लेकिन एंस्लेवमेंट गु ने उसकी हरकतों पर पक्का कंट्रोल रखा हुआ था। 15 मिनट जलने के बाद फैंग युआन की उंगली फिर से हिली और 3 केरोसिन गु उठकर निकले। केरोसिन गु एक रैंक 1 खर्च होने वाला गु था और काले भालू के शरीर में दाखिल होते ही वो बड़ी मात्रा में केरोसिन में फट गया और काले भालू के शरीर के अंदर जल रही आग को और तेज कर दिया। काला भालू रोते रोते उसका गला सूख गया, लेकिन फैंग युआन ने सही समय पर और भी कई गु कीड़े उसके शरीर में फेंक दिए। ये सारे गु कीड़े मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके बदले गए थे। काला भालू जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान। एक पाल बाद उसकी ईंट, कानों, नाक और मुंह के साथ साथ उसके पिछले हिस्से से आग की छोटी चिंगारियां दिखाई देने लगी। फिर आग बड़ी हो गई और जल्द ही उसके पूरे शरीर को घेर लिया, उस एक विशाल आग के स्तंभ में बदल दिया। पूरी अंधेरी गुफा इस आग से रोशन हो गई, लेकिन यह आग आम नारंगी रंग की नहीं थी, बल्कि एक अजीब खूनी रंग की थी। फैंग युआन ने सब्र से एक पल इंतजार किया, जब तक आग बुझने वाली नहीं थी, तब उसने आखिरी गु फेंका। ये एक रैंक 2 जहरीला गु था। यूज आग में फेंकने पर एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। आग से एक सफेद रोशनी का गोला निकला, शुरू में सिर्फ मुट्ठी के आकार का। फैंग युआन ने जल्द ही अपने पैसे के थैले से प्राइमीवल स्टोन्स निकले और उन्हें इस रोशनी के गोले में फेंक दिया। सफेद गोले ने प्राइमीवल स्टोन्स को पचा लिया और बड़ा हो गया। 1000 प्राइमीवल स्टोन्स फेंकने के बाद रोशनी लगभग एक कमरे के दरवाजे के आकार की हो गई और फिर अचानक सिकुड़ गई।
हफ। भालू की लाश पर आग फौरन बुझ गई और गुफा फिर से अंधेरे में डूब गई, जबकि एक गू कीड़ा लड़खड़ाते हुए फैंग युआन की तरफ बढ़ा। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू। रैंक 3, खर्च होने वाला गू। ये एक काली मकड़ी जैसा दिखता था जिसके बाल वाले लंबे पैर, लेकिन उसका सिर एक भालू का था और उसकी पीठ पर एक खूनी रंग का टैटू था जो एक नौजवान लड़की के खूबसूरत चेहरे की रूपरेखा बना रहा था। ये गू यू याओ का चेहरा था। ये मुस्कान जैसा लगता था पर था नहीं, ये रोते हुए चेहरे जैसा लगता था पर था नहीं, लेकिन वो फैंग युआन को एक ऐसी नजर से घूर रही थी जो बेहद नफरत से भरी हुई थी। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, इस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए। मौत ही सबका अंत है, जीते जी वो बस इतनी ही थी, मरने के बाद वो फैंग युआन का क्या बिगाड़ सकती थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मुंह खोला और इस मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू को निगल गया। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू उसके गले से होकर उसके भोजन नाली में गया, एक काले और लाल मिश्रित पानी के प्रवाह में बदल गया। पानी ऊपर से बह रहा था, जैसे एक उल्टी स्वर्गीय नदी उसके अपचर में दाखिल हो रही थी। एपर्चर में दाखिल होकर ये काले लाल पानी का झोंका फौरन लाल स्टील प्राइमीवल समुद्र में घुस गया। फौरन ही पूरा प्राइमीवल एसेंस एक अजीब काले लाल रंग में बदल गया, खून की गंध से भरा हुआ। फैंग युआन के विचार हिले और उसने इस काले लाल प्राइमीवल एसेंस को एक्टिवेट किया, यूज एपर्चर की दीवारों की तरफ तेजी से बढ़ाया। 10%, 20%, 30%। जब 38% प्राइमीवल एसेंस खर्च हो गया तो एपर्चर में एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद क्रिस्टल की दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गईं। उसकी जगह एक बिल्कुल नया गोल गेंद के आकार का हल्का झिल्लीनुमा एपर्चर दीवार था। इस पल फैंग युआन रैंक 3 में पहुंच गया, लेकिन फैंग युआन ने ढील नहीं दी और बचे हुए काले लाल प्राइमीवल एसेंस को अपने शरीर से बाहर निकालने पर मजबूर किया। यह प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल के लायक नहीं था और अगर गू कीड़ों में डाला जाता तो वो मर जाते। अगर एपर्चर के अंदर बचा रहता तो जितना लंबा रहता उतना ही हल्की झिल्लीनुमा एपर्चर दीवारों को प्रदूषित करता और किसी की योग्यता को कम कर देता। अपने शरीर से सारे काले लाल प्राइमीवल एसेंस को निकालने के बाद उसने एक प्राइमीवल स्टोन पकड़ा और अपना प्राइमीवल एसेंस रिकवर करना शुरू कर दिया। पहले एक सफेद चांदी का धुंध दिखाई दिया, फिर वो पानी की बूंदों में संघनित हुआ, आखिरकार उसके सफेद चांदी के रंग का प्राइमीवल समुद्र बन गया। एक गू मास्टर के लिए रैंक 1 हरा तांबा प्राइमीवल एसेंस है, रैंक 2 लाल स्टील और रैंक 3 सफेद चांदी। लेकिन यह सफेद चांदी का प्राइमीवल समुद्र शुद्ध नहीं था, क्योंकि उसमें काले लाल रंग का एक निशान था। ये मन बीस्ट लाइफ बेरियल गू का इस्तेमाल करने का दुष्प्रभाव था। फैंग युआन हैरान नहीं था। उसने अपने मन को शांत किया और इस सफेद चांदी के प्राइमीवल एसेंस को अपने शरीर से बाहर निकला, फिर नया प्राइमीवल एसेंस बनाया। दूसरी बार काले लाल रंग का पदार्थ आधा कम हो गया, लेकिन फैंग युआन संतुष्ट नहीं था और उसने अपना सफेद चांदी का प्राइमीवल एसेंस फिर से बाहर निकला, तीसरी बार नया प्राइमीवल एसेंस बनाया। कई कोशिशों के बाद काला लाल पदार्थ लगभग ना के बराबर मात्रा में रह गया और अगर फैंग युआन और कोशिश करता तो ये पदार्थ बना रहता। ये मन बीस्ट लाइफ बेरियल गू का इस्तेमाल करने का एक अनिवार्य परिणाम था। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू का प्रभाव असाधारण था। एक रैंक 2 पीक स्टेज गू मास्टर को जिसके पास अपनी पूरी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, यूज एक रैंक 3 में बदल सकता था। ये सचमुच किस्मत बदलना था, इसलिए कुछ ना कुछ कमी तो होनी ही थी। इस काले लाल पदार्थ से छुटकारा पाने का एक तरीका था। सबसे आम क्लेंजिंग वाटर गू का इस्तेमाल करना होगा। क्लेंजिंग वाटर गू एपर्चर में अशुद्धियों को पूरी तरह से धो सकता है। ये एक बार ट्री हाउस में दिखा था, लेकिन यूज चीफ एक्शन ने खरीद लिया था। इस थोड़े से समय में फैंग युआन इस काले लाल पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता था। ... निकम्मों की फौज, तुम सब कर क्या रहे हो? इतने बड़े जीते जागते इंसान को ढूंढ नहीं पाए? मेडिसिन हॉल में गू यू याओ जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उसकी चीखों से खिड़कियों के जाल और पर्दे भी कांप रहे थे। उसके दिल में वो चिंतित, डरी हुई, बेचैन और गुस्से में थी। 3 दिन और 3 रात हो चुके थे। चारों फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स मारे जा चुके थे और गू यू गांव इस वक्त अपेक्षाकृत सुरक्षित था। लेकिन उसकी पोती गू यू याओ का कहीं पता नहीं था। उसने अपने सारे रिश्तों को हरेक में लाने और जंग के मैदान को छान मारने के बाद भी गांव के आसपास बड़े पैमाने पर खोज पार्टी होने के बावजूद उसका कोई निशान नहीं था। जिन लोगों ने गू यू याओ को आखिरी बार देखा था वो लड़ रहे गू मास्टर्स थे। उन्होंने जो देखा था, गू यू याओ भेड़ियों के जीहे में फंस गई थी और उस पागलों की तरह भागना पड़ रहा था, एक बदतर होती स्थिति में। इनसे पता चलता था कि गू यू याओ की स्थिति अच्छी नहीं थी। ज्यादातर संभावना थी कि उस भेड़ियों के झुंड ने खा लिया हो।
लेकिन गु यू याओ जी मानने को तैयार नहीं थी। वो ऐसे क्रूर सच को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगर कोई और लड़की होती तो क्या फर्क पड़ता अगर वो मर जाती, लेकिन ये उसकी अपनी खून से जुड़ी पोती थी, जिसे उसने बचपन से पाला था अपने मेडिसिन फैक्शन की वारिस बनाने के लिए। वो इतनी अच्छी और होशियार थी, सभी उस प्यार करते थे। इतनी जिंदा दिल और प्यारी, दूसरों को खुशी देती थी। इन दिनों गु यू याओ जी बिल्कुल सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में सब उसकी पोती की तस्वीरें थी। गु यू याओ जी ने मूल रूप से अपनी शक्ल को अच्छी तरह से बनाए रखा था, लेकिन इन 3 दिनों में वो 10 साल से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल निकाल लिया गया हो, और उसे एक अनंत खोखलेपन का दर्द महसूस हो रहा था। उसकी चीखों में दर्जनों गु मास्टर्स ने अपने सिर झुका लिए, बुद्धि औरत के क्रूर अपमानों को सहते हुए। मेडिसिन हॉल क्लैन एल्डर को रिपोर्ट कर रहा हूं, इस अधीनस्थ के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। इस समय एक रैंक 2 गु मास्टर अंदर आया। क्या ये याओले के बारे में खबर है? गु यू याओ जी की चमक उठी, उसने जल्दी से पूछा। कोई रैंक 3 में पहुंच गया है। क्लैन लीडर पवेलियन में एक एल्डर मीटिंग कर रहे हैं, स्थिति की पुष्टि करने के लिए। गु मास्टर ने जल्दी से रिपोर्ट किया। गु यू याओ जी की युद्ध धीमी हो गई, उसने अपने हाथ हिलाए। याओले के बारे में जानकारी नहीं है, और फिर भी मुझे परेशान कर रहे हो? रुको, तुमने क्या कहा? कोई रैंक 3 में पहुंच गया और नया क्लैन एल्डर बन गया? आधे रास्ते में वो समझ गई और हल्के से माथा सिकोड़ा। ये बहुत अचानक था, बिना किसी पूर्व सूचना के। एक नए क्लैन एल्डर का आना पूरे गु यू क्लैन की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करेगा। यह मेडिसिन फैक्शन पर एक बड़ा प्रहार था जिसने अपना वारिस खो दिया था। मेडिसिन हॉल में खड़े गु मास्टर्स आपस में चर्चा करने लगे, नए क्लैन एल्डर की पहचान का अनुमान लगाते हुए। गु यू याओ जी ने माथा सिकोड़ा, फौरन पूछा, कौन रैंक 3 में पहुंचा है? लॉर्ड याओ जी को रिपोर्ट कर रहा हूं, वो गु यू फैंग युआन है, गु मास्टर ने जवाब दिया। क्या? वो है? फौरन गु यू याओ जी की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये उसके लिए सबसे बुरी खबर थी। हॉल में गु मास्टर्स भी जोरों से चर्चा करने लगे। उनसे कोई गलती तो नहीं हुई? सोचो, ये फैंग युआन है। क्या वो सी ग्रेट टैलेंट नहीं है? वो इतनी जल्दी रैंक 3 गु मास्टर कैसे बन सकता है? एक बार वो रैंक 3 हो गया तो वो एक क्लैन एल्डर होगा, क्लैन में एक ऊंचा अधिकारी। जब हम उससे अगली बार मिलेंगे तो हमें झुककर उस सलाम करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो सीधे सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है। पहले क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वो मर गया है? वो 3 दिन और 3 रात से लापता था और उसकी लाश जंग के मैदान में नहीं मिली। हमने सोचा यूज लाइटनिंग वुल्व्स ने खा लिया। वो हैरान, जलन में और उलझन में थे। 3 दिन और 3 रात से लापता, जंग के मैदान में लाश नहीं, क्या ये याओले की स्थिति जैसा ही नहीं है? गु यू याओ जी के कान खड़े हो गए, और उसकी औरत की सहज वृत्ति ने यूज बिना किसी कारण के फैंग युआन पर गहरा संदेह करने पर मजबूर कर दिया। उसने अचानक अपना मन बदल लिया, वो क्लैन लीडर के पवेलियन जा रही है। चैप्टर एंड।